Today we are starting our new chapter number 8, Binomial Theorem. आज हम जब नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं तब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये चैप्टर बहुत छोटा है और साथ में बहुत इजी भी है। ओके, अब तक आप जो पढ़ते आए हो वो सब आपको इजी लगा है। आज ये भी चैप्टर आपको बहुत इजी लगने वाला है। ओके, थोड़ी सी ट्रिक है इस चैप्टर में, याद रखने के लिए थोड़ी सी ट्रिक है। अगर वो ट्रिक आपको याद रह गई तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। ओके, ये ट्रिक समझने के लिए आपको लास्ट तक कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। ओके, ये जरूरी है क्योंकि कंसंट्रेशन के बिना तो कोई चैप्टर हमें आ ही नहीं सकता। ओके, तो ये जरूरी है। चलो, चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थियरम। बाइनोमियल तो हम जानते हैं कि बाइनोमियल किसको कहेंगे। अगर सोचा जाए बाइनोमियल तो ऑलरेडी ये वर्ड हमारे पास आ चुका है। बाय मीन्स टू and nomials means term, that means two terms। यानी कि यहां पर हम जो भी खेल खेलेंगे ओके, वो टू टर्म के साथ ही खेलने वाले हैं। आगे मैं आपको पूछूं कि 8, 9, 10 में आपके पास कुछ आइडेंटिटीज आती थी और आपको ये लगता था अरे यार ये आइडेंटिटी याद नहीं रहती। 8, 9 में तो ऐसा ही लगता था और उसको कहाँ पे कैसे अचानक ही यूज करना पड़े वो 10th में हमने सीखा कि 10th में कभी भी कोई भी अगर सोचा जाए तो हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं आपने आइडेंटिटी को यूज किया ही है। कहीं ना कहीं सम में वो आइडेंटिटीज आती थी। 3 आइडेंटिटीज तो आपके लिए मोस्ट थी। ओके, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो कहीं ना कहीं आपको रास्ते में भी मिल जाती थी। तो आज मैं आपको पूछूं कि a प्लस बी होल स्क्वायर ये आपने पढ़ा था। ओके, पर मैं आपको आज ये पूछूं कि अगर a प्लस बी होल 0 पावर 0 8 स्टैंडर्ड में या 7 स्टैंडर्ड में, यहां पर हम लोअर स्टैंडर्ड में ये पढ़ के आए थे कि किसी का भी पावर, अगर पावर एंड एक्सपोनेंट में ये चीज आ चुकी थी कि अगर कोई भी नंबर के ऊपर पावर अगर 0 होता है तो उसका आंसर 1 आता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। ओके, चलो फिर अगर देखें a प्लस बी रेज टू 1 तो ऑब्वियसली यहां पर कोई पावर 1 है तो यहां पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। दैट मींस a प्लस बी ही रहेगा। ओके, कोई फर्क नहीं आने वाला। फिर अगर ले लो a प्लस बी होल स्क्वायर तो ये तो आप 3 इयर्स से कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं। यस, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अगर मान लो इससे थोड़ा आगे बढ़े a प्लस बी होल क्यूब। ओके, तो ये भी आप 9th और 10th में पढ़ के आए हो। स्क्वायर के बाद क्यूब की बारी है, क्यूब भी आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो। क्या था पता है आपको? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, इस तरह से कुछ था ना। हाँ, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ऐसा ही कुछ उस टाइम पे था, है ना। चल अब और आगे जाते हैं, a प्लस b रेज टू 4। सर ये तो हमारे कोई भी स्टैंडर्ड में पढ़ना के लिए आया ही नहीं है। ऐसी कोई फॉर्मूला आज तक हमने पढ़ी ही नहीं है। नो प्रॉब्लम,
वहां तक नहीं पढ़ी है, इसीलिए उसको 11th में डाली है। ओके, तो यहां से हम पढ़ना आगे स्टार्ट करेंगे। अब यहां से मैं आपको रोकूंगा नहीं। अगर आपको पढ़ना है कि a प्लस बी रेज टू 4 सर हमें आइडेंटिटी सिखाओ, अगर कोई कहेगा a प्लस बी रेज टू 5 सिखाओ तो भी, अगर कोई कहेगा सर बहुत बड़ी a प्लस बी रेज टू 11 सिखाओ तो भी आज इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। ओके, उसको छोड़ने वाले नहीं है। यानी कि अब लिमिटेशन आपके पास नहीं है। 8, 9, 10 में लिमिटेशन थी कि यहाँ तक a स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल क्यूब तक ही आपके पास फॉर्मूला थी। अब नो लिमिटेशन। ओके, चलो नो लिमिटेशन के साथ पढ़ना है। अगर मान लो कि नॉर्मली आपको a प्लस बी हो रेज टू 4 ढूंढना होता तो आप किस तरह से ढूंढते? देखो, a प्लस बी इंटू a प्लस बी होल क्यूब। देखो क्या होगा, इसको मैंने क्यूब लिया, a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली वो क्या बन जाएगा, a प्लस बी रेज टू 4 बन जाएगा। ओके, तो फिर मैं क्या कर रहा हूं, a प्लस बी और इसका आंसर क्या था, ये रहा हमारे पास, देन a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। चलो, तो अब यहां से फर्स्ट को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन, b को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं क्या आंसर आता है। ओके, चलो a रेज टू 4 प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई तो 3a क्यूब b, इसको इसके साथ तो प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, चलो a को लास्ट के साथ दैट ab क्यूब। ओके, चलो b को अब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन देन a क्यूब b, फिर b का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ देन 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस इसका अब इसके साथ 3ab क्यूब और b और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन b रेज टू 4। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। देखो क्या आएगा, a रेज टू 4। ओके, इसके जैसा a क्यूब b कहीं पर है, हाँ ये रहा a क्यूब, सॉरी ये रहा a क्यूब b, ये और ये। ओके, तो क्या बनेगा प्लस 4a क्यूब b। ओके, चलो ये दोनों आ चुके। अब उसके जैसा ही ये देखो a 3ab क्यूब, इन दोनों का एडिशन क्या होगा 4ab क्यूब। ओके, प्लस अब कौन बाकी बचा, तो 3a स्क्वायर b स्क्वायर, 3a स्क्वायर b स्क्वायर यानी क्या होगा 6a स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, चलो और लास्ट में बचा b रेज टू 4। इसको मैं प्रॉपर अरेंज करता हूं इस तरह से, a रेज टू 4 प्लस b क्यूब b प्लस इसको बीच में लाता हूं 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b रेज टू 4। तो ये रहा हमारा आंसर। ओके, अगर सोचा जाए तो ये आंसर आपको इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करके लाना पड़ेगा। पर अगर a प्लस बी होल रेज टू 11 है तो क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन करते हैं बैठोगे घर पे, अगर एग्जाम में तो होगा तो हो गया कल्याण। यहां से फिर इसको फिर से a प्लस बी के साथ मल्टीप्लिकेशन, जो आंसर है उसको a प्लस बी के साथ मल्टीप्लिकेशन, कितना लंबा और कितना टाइम जाएगा, है ना। तो उसका भी शॉर्टकट हमारे पास है। ओके, तो ये चैप्टर हमें यही सिखाता है कि अगर कोई भी a प्लस बी का पावर अगर कोई भी है, ओके, तो उसको शॉर्ट में कैसे हम आंसर ला सकते हैं, यही इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। चलो, तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट का पावर आप देखोगे तो यहाँ पर पावर इंक्रीज होता जा रहा है। तो पावर जो इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट का पावर क्या है 0, दूसरे का पावर 1, फिर तीसरे का 2, फिर 3, फिर 4। ओके, चलो तो इसको हम कहेंगे इंडेक्स। क्या कहेंगे, अगर जो पावर है
वो हमारा बनेगा इंडेक्स। ओके, तो पावर के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर a प्लस बी रेस टू 0 में कितनी टर्म मिलती है हमें? 1 टर्म मिलती है, तो 1 लिखते हैं। यहाँ पर भी जो टर्म मिलती है उसका पावर और कोएफिशिएंट, यहाँ पर हम क्या ढूंढेंगे? कोएफिशिएंट। चल, फर्स्ट का कोएफिशिएंट 1, a और b, a का कोएफिशिएंट और b का कोएफिशिएंट, देन 1 1, फिर इसका कोएफिशिएंट 1, इन दोनों का एडिशन 2 और बीच में 2 आ गया, और थर्ड का कोएफिशिएंट 1। अब इसका कोएफिशिएंट 1, इन दोनों का एडिशन 3, तो ये रहा 3 कोएफिशिएंट, फिर इन दोनों का एडिशन 3, तो 3 कोएफिशिएंट, और इसका कोएफिशिएंट 1। ओके, चल अब इसकी बात हमारा आंसर। चल इसमें देखते हैं, तो 1 फिर 4 आता है, तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा? 4, फिर 6, तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा? बीच में लिखता हूं 6, इन दोनों का एडिशन 4, और लास्ट में आएगा 1। तो यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने कोएफिशिएंट लिखे हैं, और कोएफिशिएंट के हिसाब से यहां एक ट्रायंगल बनता है। ओके, तो ट्रायंगल अगर देखा जाए ना, तो यहां पर है ना, एक ट्रायंगल जैसा शेप बनता है। तो ये जो ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल किसने दिया है? इट्स अ पास्कल्स ट्रायंगल। ओके, पास्कल का नाम आपने बहुत सुना होगा, फिजिक्स में भी आता है, मैथ्स में भी कई जगह पे। ओके, मैथमेटिशियन था, फिजिशियन भी था, डॉक्टर नहीं था, फिजिक्स उसका सब्जेक्ट था। तो मैथ्स, फिजिक्स, काफी जगह पे कैलकुलेशन में वो मास्टर था। तो यहाँ पर भी उसने इसी तरह हमें एक, इसके बेस पे अगर देखा जाए तो एक ट्रायंगल मिलता है। ओके, चलो मान लो कि ये फर्स्ट टर्म अगर 0 है, तो इसके लिए हम ये, अगर ये पावर 1 है, तो ये पावर 2 है, तो उसका कोएफिशिएंट इस तरह से सोचेंगे। ओके, इसमें 1 4 6 4 1, तो आगे क्या आएगा? a प्लस b रेस टू 5 में क्या आएगा? अगर ये सोचना है तो यहाँ पर तो 4 और 6 ये हमें कैलकुलेशन से पता चल चुका है, पर a प्लस बी रेस टू 11 में कैसे पता चलेगा? ओके, तो क्या यही ट्रायंगल को आगे बढ़ाते रहेंगे? सोचो, अगर ऐसे ही ट्रायंगल बनाते रहेंगे तो किसी ने हमें पूछ लिया कि a प्लस बी रेस टू 68, जिसका पावर 68 है या फिर पावर 100 है, तो क्या इतना लंबा ट्रायंगल बनाएंगे? नहीं ना, तो उसके लिए भी हमें कुछ शॉर्टकट चाहिए। ओके, तो उस शॉर्टकट को जानने के लिए फिर से आगे के चैप्टर को रिलेटेड अरेंजमेंट, सिलेक्शंस, ओके, सिलेक्शन में जाते हैं। यहाँ पर पर्टिकुलरली हम पावर का सिलेक्शन करते हैं कि a प्लस बी रेस टू 5 का कंपलसरी ऐसे 5 a प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन करना है, वैसे ही a प्लस बी का 100 नंबरों से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसका b कॉम्बिनेशन के साथ रिलेशन है। क्या रिलेशन है देखते हैं। अगर ये 0 के पावर से मिलता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा, हमें पता है कि कॉम्बिनेशन में हम फॉर्मूला क्या लिखते थे, तो NCR। ओके, n मींस नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, जितनी भी हमारे पास टोटल नंबर थे उसको हम n कहते हैं, उसमें से जितना हम सिलेक्शन करते थे दैट इज आवर r। ओके, तो यहाँ पर भी ओके टोटल टर्म हमारे पास कितनी है? अगर देखा जाए तो n टर्म्स, ओके, कितनी है? 0 टर्म्स है। ओके, तो 0 0 c, और सिलेक्शन कितना कर रहे हैं, तो वो भी 0 है, तो हाँ 0 c 0। ओके,
तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ आपको NC0, NC0 का आंसर क्या होगा? अगर आप आगे अगर आपने पढ़ा है, ओके, चैप्टर 7 चैप्टर हमारा, तो 7 चैप्टर में क्या था? NC0 हमारी टोटल यहाँ पर पावर 0 है, दैट इज हमारा सिलेक्शन यहाँ पर n। NC0 का आंसर क्या होगा? यस 1। और अगर NCN उसका भी आंसर क्या होगा? 1। तो ये दो चीजें हमारे दिमाग में हमें रखनी है, ये दोनों ही बातें, ओके। कौन सी दो बातें? तो NC0 इज इक्वल टू NCN इज इक्वल टू आंसर क्या मिलेगा हमें? 1। ये हमारे दिमाग में हमें पर्टिकुलरली रखना है। यहाँ पर दोनों के पावर क्या है? 1 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? NC1 और यहाँ पर NC1, ओके। चल, तो इस तरह से हम सबके पावर लिख सकते हैं। पर यहाँ पर n क्या है? तो n अगर देखा जाए तो वो पावर है हमारा, ओके। तो n हमारा जो पावर है उस हिसाब से फर्स्ट कोएफिशिएंट एंड सेकंड कोएफिशिएंट, ओके। तो n की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? पर्टिकुलरली 0, ओके, क्योंकि यहाँ पर पावर 0 है, इसका पावर 1 है, तो n क्या लिखेंगे? 1। n क्या होगा यहाँ पर? 1। ऐसे ही ऐसे ही अब आगे चलते हैं, जिसका पावर 2 है, ओके। तो टोटल 2 पावर 2C1, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2C2। और इसकी जगह पे हाँ, ये फर्स्ट वाला है तो 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2C2, ओके। चल, तो यहाँ पर 2C1 को अगर सॉल्व किया जाए तो आपको पता है कि 2C1 को सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1, यानी 1 फैक्टोरियल इनटू r मींस 1 फैक्टोरियल, दैट मींस नीचे 1 ही आएगा, और 2 फैक्टोरियल का आंसर क्या आएगा? 2 1 सा, तो आंसर 2 आया, इसीलिए हमारा कोएफिशिएंट कौन होगा? 2। तो हम इस तरह से यहाँ पर C के फॉर्म में यानी कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखते जाएंगे, तो हम कभी भी किसी का भी कोएफिशिएंट क्या होगा ना, वो पता लगा सकते हैं। देखो, और भी अगर आगे जाना है तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, तो 3C0, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3C1, यहाँ पर क्या होगा? 3C2, यहाँ पर होगा 3C3। और आप देख सकते हो कि NCN क्या होगा? 1, तो हर एक में आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। एज इट इज यहाँ पर NC0 0C0 0C1 1C1, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा? 0, ओके, 0 और 1। चल, फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या आएगा? इसका पावर कितना है? हाईएस्ट पावर 4 है, तो 4C0 4C1 4C2 4C3 और 4C4। तो इस तरह से हम किसी का भी पावर है तो उसको इस ट्रायंगल में कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो बहुत इजी तरीके से हमें मिल जाएगा। चल, तो यहाँ से अब आगे सोचते हैं कि a प्लस बी रेज टू 4 है। सर, अब a प्लस बी रेज टू 5 होता तो यहाँ पर इसका यूज कैसे करते हैं हम देखते हैं। चलो, a प्लस बी रेज टू 5, ओके। चलो, अब इसका अरेंजमेंट ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, ओके। ये हमें समझना है। पहले तो हम ये कॉम्बिनेशन के फॉर्म में उसको लिख लेते हैं।
पहले स्टार्टिंग में क्या होगा 5C0, पहला कौन आएगा 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C ओके, चलो उसको नीचे लिखते हैं थोड़ा 5C4 और प्लस 5C5। अगर किसी का भी जितना भी पावर है पहले हम कॉम्बिनेशन के फॉर्म में उसको सी के फॉर्म में उसको लिख देंगे। हाईएस्ट पावर 5 से स्टार्ट करते हैं, 5C0 से स्टार्ट करते हैं और 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5। अगर 6 होता तो मैं 6C0 5C0 से स्टार्ट करता। ओके, अब फर्स्ट लेटर को पावर से लिखना स्टार्ट करता हूं, यानी कि a रेज़ टू 5 लिखूंगा। ओके, और धीरे 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 आगे जाते हुए आप देख सकते हो कि यहाँ पर a रेज़ टू 2 है, फिर पावर a रेज़ टू 1 हो गया और यहाँ पर a रेज़ टू 0 हो गया, यानी कि जो फर्स्ट नंबर है उसका पावर डिक्रीज होता दिखाई देगा आपको। ओके, हर एक में यहाँ पर भी आप देख सकते हो a रेज़ टू 4 है, फिर a क्यूब है, a स्क्वायर है, a है और a रेज़ टू 0 है। एज इट इज हमें भी यहाँ पर क्या लिखना है 5C1 है तो a रेज़ टू 4, a रेज़ टू 5, a रेज़ टू 4, a रेज़ टू 3, a रेज़ टू 2, a रेज़ टू 1 और a रेज़ टू 0। उसको लिखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी चलो आपकी समझ के लिए। और फिर अब आप देख सकते हो कि पीछे से जो सेकंड लेटर है ना वो यूं आते आते डिक्रीज होता है, यानी कि वो पीछे से लास्ट में इंक्रीज था, फिर b स्क्वायर था, फिर b आया, फिर b 0 आ गया। यहाँ b क्यूब था, b स्क्वायर है, b है, b रेज़ टू 0 है। यहाँ पर b रेज़ टू 4 है, b क्यूब है, b स्क्वायर है, b है और b रेज़ टू 0। एज इट इज यहाँ पर भी b रेज़ टू 5 है तो पीछे से हम स्टार्ट करेंगे b रेज़ टू 5, आगे आएंगे b रेज़ टू 4, आगे जाएंगे b रेज़ टू 3, b स्क्वायर, b रेज़ टू 1 और b रेज़ टू 0। लो, हो गई हमारी फॉर्मूला तैयार। कैसे देखो, यहां पर अगर देखा जाए तो 5C0 एंड C0 का आंसर क्या होगा 1, तो यहां पर 1 है तो 1 लिखने की जरूरत, वो कोएफिशिएंट है। ये जो हमने बनाया है वो कोएफिशिएंट के लिए बनाया है। यहां पर जो 1 कोएफिशिएंट है 4 है, 6 है, 4 है, 1 है। ये जो सी कॉम्बिनेशन के फॉर्म में जो लिखा है वो हमारा कोएफिशिएंट के फॉर्म में है। ओके, चलो तो 5C0 5 एंड C0 क्या होगा 1, तो यहाँ पर 1 क्या बाकी बचेगा a रेज़ टू 5, b रेज़ टू 0 क्या होगा, किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो 1, तो यहाँ पर आएगा a रेज़ टू 5। ओके, प्लस यहाँ पर 5C1 क्या होगा अगर सोचो तो 5 फैक्टोरियल। ओके, उसको अगर सोचना है तो यहाँ पर सोचते हैं, चलो 5 फैक्टोरियल 1 यानी क्या 5C1 का क्या होगा 5 फैक्टोरियल, नीचे होगा 5 माइनस 1 यानी 4 फैक्टोरियल इनटू r यानी 1 फैक्टोरियल। ओके, चलो तो यहाँ पर क्या होगा 5 into 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कट। ओके, ये कट हो जाएगा, आंसर आएगा 5। तो 5C1 का आंसर होगा 5, फिर a रेज़ टू 4 और b रेज़ टू 1 यानी b। ओके, अब एज इट इज फटाफट लिखते हैं, चलो 5C2 का इस तरह से सोचो तो 5C2 तो 5 फैक्टोरियल और नीचे 3 फैक्टोरियल आएगा, यानी 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पर नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल आएगा। ओके, 5C2 यहाँ पर देखते हैं, चलो 5C2 तो क्या करेंगे हम 5 फैक्टोरियल और नीचे 5 माइनस 2 यानी 3 फैक्टोरियल। ओके, चलो और कुछ 1 r फैक्टोरियल तो 2 फैक्टोरियल। ओके, चलो
तो यहाँ पर 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और नीचे होगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2। 3 3 फैक्टोरियल कट, यहाँ पर 2 जा, देन 5 2 जा 10 आएगा। चलो देन 10, ओके। चलो उसके बाद आएगा a क्यूब b स्क्वायर प्लस फिर से 5c3। अब 5c3 आ रहा है तो अगर सोचा जाए तो यही बनेगा, तो 10 क्या रहेगा a स्क्वायर b क्यूब, ओके। चल उसके बाद क्या रहेगा उसका, फिर 5c4 है तो 4 फैक्टोरियल होगा, 4 फैक्टोरियल कर हो जाएगा और नीचे भी 4 फैक्टोरियल आएगा। तो फिर यहाँ पर 1 4 फैक्टोरियल कट हो जाएंगे, 5 आ जाएगा, देन 5 a b रेज टू 4 प्लस यहाँ पर 5c5, यहाँ पर 4c4, ये रहा ncn 1 आएगा, देन यहाँ पर भी 1 a रेज टू 0 निकल जाएगा, b रेज टू 5। तो ये रहा हमारा आंसर, ओके। तो a प्लस b रेज टू 5 हमने सिर्फ 2 स्टेप्स में आंसर निकाल लिया, पर यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 2 3 4 स्टेप होते हैं, इसमें तो और भी ज्यादा होते, ओके। तो फिर बहुत इजी तरीके से यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब यहाँ पर कोई भी पावर लगा लो, आप 100 पावर लगा लो, तो इस तरह से आप बहुत इजी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो फिर चलते हैं हम अब एग्जांपल की ओर, रेडी, ओके। तो फिर चलते हैं हम एग्जांपल नंबर 1 की ओर। एग्जांपल 1 कहता है एक्सपांड x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 बाय x स्क्वायर प्लस 3 by x raised to 4, okay, where condition is x is not equal to 0 because undefined है, ओके। चलो अब हम लगाते हैं हमारी फॉर्मूला जो हमने अभी सीखी थी, ओके। चलो तो फिर यहाँ पर a प्लस b रेज टू 4, ओके, उसकी फॉर्मूला लगेगी। तो अब डायरेक्टली वही फॉर्मूला लिख के फिर उसमें वैल्यू ऐड करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। डायरेक्टली हम सोचेंगे पहले क्या, c कॉम्बिनेशन का फॉर्म लिखेंगे, हाईएस्ट पावर 4 है तो क्या लिखेंगे 4c0, ओके, थोड़ी जगह छोड़ के, फिर 4c1, फिर थोड़ी जगह छोड़ के, फिर 4c2, फिर थोड़ी जगह छोड़ के 4c3, ओके, फिर थोड़ी जगह छोड़ के 4c4, ओके। चलो 4 स्टेप्स हमारे हो गए, ये कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब फर्स्ट टर्म का हाईएस्ट पावर लिखते हैं, यानी कि x स्क्वायर रेज टू 4, एक कम पावर फिर सेकंड में x स्क्वायर रेज टू क्यूब, फिर x स्क्वायर रेज टू 2, फिर x स्क्वायर रेज टू 1, फिर x स्क्वायर रेज टू 0, ओके। चलो अब पीछे से, क्योंकि सेकंड स्टेप है तो पीछे से हाईएस्ट पावर में आएगा, देन 3 by x रेज टू 4, 3 by x raised to cube, 3 by x raised to square, 3 by x raised to 1 and 3 by x raised to 0। अब हर बार ये स्टेप और ये स्टेप्स लिखने की जरूरत अब नहीं है, ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको पता चल चुका है कि उसका आंसर लास्ट में 1 ही आता है और वो कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई में हो जाता है, ओके। चलो तो 4nc0 क्या होगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली क्या रहेगा हमारे पास x रेज़ टू 4 2 जा 8, यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस। चलो अब इसकी बारी
4c1 का क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, नीचे क्या होगा 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल, तो 3 3 कट हो जाएगा, आंसर 4 आएगा। देन 4 अब x रेज टू 6, यहाँ पर क्या रहेगा 3 अपॉन x प्लस यहाँ पर भी क्या रहेगा 4c2 का मतलब क्या होगा 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 माइनस 2 होगा, ओके, और 2 फैक्टोरियल, यानी 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो 2 2 से नीचे 4 होगा और ऊपर 4 इंटू 3 इंटू 2, ओके। समझ में नहीं आ रहा है तो देखो हम साइड में उसको नीचे करते हैं कि 4c2 क्या करेंगे 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल और r यानी 2 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे होगा 2 इंटू 2, ओके, 2 2 जा 4 कट हो जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा। चलो 6 x स्क्वायर का स्क्वायर x रेज टू 4, यहाँ पर स्क्वायर लेते हैं तो 9 और नीचे x स्क्वायर प्लस, अब इसका आंसर अब तो आपको पता चल चुका है कि वहां पर आएगा 4 और x स्क्वायर इनटू यहाँ पर 27, 3 3 जा 9 3 जा 27 और x क्यूब, ओके, प्लस यहाँ पर क्या आएगा NCN यानी 1, ये भी 1, तो क्या रहेगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 जा 9 9 9 जा 81, ओके, और x रेज टू 4। चलो अब आगे थोड़ा देख लेते हैं इसको प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ, x रेज टू 8 प्लस, ओके, इसका अगर x के साथ कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, देन 4 3 जा 12 x रेज टू 5 प्लस यहाँ पर भी 2 कट होगा और x रेज टू स्क्वायर प्लस यहाँ पर कट करेंगे तो नीचे x रहेगा और 27 4 जा 108 अपॉन x प्लस यहाँ पर एज इट इज 81 अपॉन x रेज टू 4, तो ये रहा हमारा आंसर, ओके। तो बहुत इजी तरीके से हम लिख सकते हैं, सिर्फ अरेंजमेंट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपने प्रॉपर अरेंजमेंट कर लिया तो आपको ये सम्स इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, ओके। चलो ऐसे ही एक हमारे पास और भी है एग्जांपल नंबर 2, कंप्यूट 98 होल स्क्वायर, एग्जांपल नंबर 2 98 होल स्क्वायर, तो 98 होल स्क्वायर और सॉरी होल रेज टू 5, ओके, ऑलरेडी 98 रेज टू स्क्वायर ये हमने 9 10th में पढ़ा था, 8 9 में पढ़ा था, यहाँ पर रेज टू 5 है, तो उसको किस तरह से, तो एज इट इज पर इसको हम कन्वर्ट करेंगे 100 माइनस 2 होल रेज टू 5, यहाँ पर माइनस आया तो थोड़ी सी दिक्कत होगी हमें कि सर अब तक तो हमने प्लस वाला ही पढ़ा था, अब माइनस आया तो माइनस कहाँ रखेंगे, सब में माइनस रखेंगे नहीं, ओके, तो फिर इसको मैं थोड़ा सा और कन्वर्ट कर देता हूँ, इसको लिखता हूँ 100 प्लस माइनस 2 होल रेज टू 5, तो ये बन गया मेरा a और ये बन गया मेरा b, b की जगह पे अब क्या लिखूंगा -2 लिखूंगा, ओके। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम, पहला क्या आएगा हाईएस्ट पावर 5 है तो 5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c सॉरी 0 से स्टार्ट करना 0 1 2 प्लस 5c3 प्लस 5c4 प्लस 5c5, ओके। चलो अब स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट में फर्स्ट हमारा 100 है तो 100 का पावर आएगा 5, ओके, यहाँ पर अब -2 का पावर 0 आएगा तो वो अब नहीं लिखते हम, चलो 100 का पावर यहाँ पर क्या होगा 4,
चलो, और 100 का पावर 0 होगा वो हम लिखते नहीं। चलो, यहाँ पर 5c0 क्या होगा? ऑब्वियसली 1। ओके, तो यहाँ पर रेस टू 5 है, तो कितने जीरो आएंगे? रेस टू 5 में 10 जीरो आएंगे। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस, अब प्लस इसका -2 का पावर 1 है तो -2 रहेगा, -2 प्लस 1 देन आएगा माइनस। ओके, चलो 5c1 का क्या होगा? हम जानते हैं 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कट तो 5 होगा, देन 5 into 10 raised to 4 है, 100 raised to 4 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 into 2। ओके, माइनस यहाँ आगे चला गया। ओके, चल अब प्लस, यहाँ पर फैक्टोरियल क्या बनेगा? 5 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल तक कट करना है हमें। ओके, तो 3 फैक्टोरियल कट होगा और 4 से 2 का कट होगा, तो 5 2 जा 10। चल, तो 10, और इसका पावर आप देख सकते हो कि पावर 2 है, इवन है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी माइनस का प्लस हो जाएगा। ओके, तो 100, चल 100 का क्यूब कितना होगा? देन 1 2 3 4 5 6। ओके, और इनटू 2 प्लस, अब यहाँ पर क्या होगा? 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 यानी नीचे 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल आएगा, 3 फैक्टोरियल का कट होगा, फिर से 10 आएगा। चलो, और 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 आएगा, और यहाँ पर माइनस क्यूब है तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस आएगा, और सॉरी यहाँ पर 2 से नहीं 4 से मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 2 का स्क्वायर 8 प्लस आगे 5c4, फिर से वहां पर 5 आएगा इंटू 100, यहाँ पर पावर इवन है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। ओके, प्लस लास्ट में जो बचा इसका 1 हो जाएगा, तो -2 रेज़ टू 5, पावर ऑड है तो माइनस में आएगा, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, तो लास्ट में आएगा 30। अब इसको आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा आंसर यहाँ पर 90339 2079 38। ओके, सॉरी 68। तो इस तरह से कैलकुलेशन तो फिर आपके लिए बहुत इजी है, सिर्फ हमारे लिए ये अरेंजमेंट ही सीखना है इस चैप्टर में जरूरी। अगर वो आ गया तो आप बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 की ओर। क्या कह रहा है हमारा एग्जांपल नंबर 3? व्हिच इज लार्जर एग्जांपल नंबर 3 then 1.01 raised to 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 है। ओके, चलो दो कम कर देते हैं, देन टोटल 6, और दूसरा है हमारे पास 10,000। ओके, अगर कहीं पर भी हमें ये सॉल्व करते करते पता चल चुका कि थोड़ा सा भी 1000 से ज्यादा कोई आंसर है 10,000 से, तो हम ऑलरेडी उसको कह सकते हैं ग्रेटर देन। ओके, पर अगर छोटा कुछ निकला, आप सोचोगे कि यहाँ पर 1.01 है, तो उसका पावर यहाँ पर देखा जाए तो ये 10 लाख में है, 10 लाख में पावर है, तो ऑब्वियसली 1 का पावर अगर लो 10 लाख लो या फिर 1 करोड़ लो, जो भी 1 करोड़ लो, तो भी उसका 1 का पावर अगर जितना भी लेते हैं तो 1 ही रहता है। पर यहाँ पर 0.01 को ऐड करते जाओ 10 लाख तक। ओके, तो फिर वो 10,000 से ज्यादा कोई नंबर बनता है कि नहीं बनता है, वो हमें सोचना है। चलो, तो फिर उसको स्टार्ट करते हैं। इसको हम किस तरह से लिखेंगे? जैसे 98 में हमने लिखा था 100 - 2, वैसे ही यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 + 0.01 का 1 2 3
ओके चल अब इसको कन्वर्ट करते हैं, ये हमारा ए और ये हमारा बी। ओके लिखना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 सी 0 वहां से स्टार्ट होगा और ये 1 का पावर 10 है। 1 का पावर 10 है, कितना भी पावर 1 का ले लो आंसर क्या रहेगा 1 ही रहेगा। ओके और इसका पावर तो 0 है तो ऑब्वियसली 1 रहेगा। चल फिर क्या आएगा इसका एक पावर कम कर दो, इसका एक पावर कम करेंगे तो क्या आएगा 9 9 9 9 9 5 और 6 टाइम सी और यहाँ पर होगा 1। अरे सॉरी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर क्या आएगा 1। ओके चल फिर 1 का पावर यहाँ पर कम करना है, 1 का पावर 9 9 9 9 9 ओके 6 टाइम होगा पर 1 का पावर जितना भी कर लो वो क्या रहता है 1 ही रहता है। ओके पर इसका पावर क्या आएगा 1 आएगा। ओके तो 0.01 का पावर 1 आएगा, यहाँ पर 0 आया, यहाँ पर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, कंटिन्यूअस ऐसे चलता जाएगा और सभी क्या मिलेंगे हमें पॉजिटिव टर्म्स मिलेंगी यहाँ पर। ओके जितनी भी पीछे टर्म्स आएंगे वो सभी, क्योंकि यहाँ तो कितने सारे टर्म्स तक जाना पड़ेगा। ओके तो सभी नहीं लिखते हैं। चलो इसका आंसर क्या आएगा आप जानते हो, इसका आंसर 1 आएगा। ओके अब इसका ये 10 लाख है, 10 लाख सी 1 का आंसर क्या होगा तो 10 लाख फैक्टोरियल अपॉन 10 लाख माइनस 1 इंटू 1। तो ऊपर हम 10 लाख फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 10 लाख इंटू 99999 6 टाइम्स फैक्टोरियल लिखेंगे, ऊपर नीचे से कट हो जाएगा देन 10 लाख। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 10 लाख 3 4 5 6। ओके चलो 10 लाख प्लस सभी क्या आएगी पॉजिटिव टर्म्स। तो अगर देखा जाए तो ये तो 10 लाख प्लस 1 हो गया 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर और सभी जितने भी और भी बनेंगे सभी पॉजिटिव टर्म्स आएंगे यहाँ पर। ओके तो इसका मतलब इसका आंसर 10 लाख 1 से भी ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी है। तो 10 ये उसका आंसर है 10 लाख से भी ज्यादा आंसर आने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ये तो 10,000 ही है तो ऑब्वियसली क्या हुआ हमारे पास 1.01 रेज टू 1 2 3 4 5 6 ओके ग्रेटर देन 10,000 होगा ऑब्वियसली। ओके यहाँ पर आंसर क्या मिल रहा है 10 लाख से ज्यादा मिल रहा है तो 10,000 से ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा बड़ा ही होगा। ओके स्टूडेंट्स तो बहुत इजी है ये हमारा सम्स, ऐसे ही कई सम्स आपकी एक्सरसाइज में भी है। अब चलते हैं हमारे लास्ट एग्जांपल की ओर, एग्जांपल नंबर 4। ओके नाउ हम पहुंच चुके हैं हमारे लास्ट एग्जांपल की ओर, यानी कि इस टॉपिक के लास्ट एग्जांपल नंबर 4 की ओर। क्या कह रहा है 4 यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम्स prove that 6 raised to n example number 4 6 raised to n minus 5n okay is always leave remainder 1 when divided by 25। ओके तो यहाँ पर हमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है कि जब भी ऐसे सम्स आपको पूछे जाए तब आपको एक फॉर्मूला आपके दिमाग में बिठा के रखनी है, कौन सी तो 1 प्लस a रेज टू n। मैंने रेज टू n लिया है क्योंकि 6 रेज टू n है। अगर यहाँ पर 6 रेज टू n प्लस 1 होता तो मैं a प्लस n रेज टू n प्लस 1 लेता। ओके चल अब इसकी फॉर्मूला बनानी है हमें एज इट इज बनानी है तो क्या करेंगे हम, आपको पता है कि पहले c लिखेंगे n c 0 और 1 का पावर क्या आएगा n। अब 1 का पावर n लगा लो, जितने भी पावर 1 को लगा लो तो वो 1 ही होता है तो वो लिखने की जरूरत है। दूसरा b ये जो b पोजीशन पे है उसका पावर 0 आएगा फर्स्ट टर्म में तो ऑब्वियसली वो भी 1 हो जाएगा तो हम नहीं लिखते। प्लस सेकंड टर्म में क्या होगा nc1 इनटू चल फर्स्ट टर्म का n माइनस 1 होगा। अब 1 के लिए कोई भी पावर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता तो 1 ही रहता है, पर इसका फर्क पड़ता है। यहाँ पर क्या होगा a आएगा प्लस
NC2A²। ओके, कंटिन्यू चलते जाएंगे इस तरह से, तो लास्ट टर्म क्या होगी NCN और A रेज टू फाइनल n होगा। ये कंटिन्यू वापस आएंगे तो n - 1 n - 3 n रेज टू 2 n रेज टू 1 n रेज टू 0 A रेज टू n, तो A रेज टू कंटिन्यूअस डिक्रीज होता जाएगा, देन A², फिर A रेज टू 1 A रेज टू 0 हो गया। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है हमारे दिमाग में हमें फिट करके रखने की, जब भी ऐसे कोई सम्स डिवीजन वाले पूछे जाए तो इसमें हमें इस फॉर्मूला को इस तरह से यूज करना है। कैसे, चलो देखते हैं। तो अब यहाँ पर 1 प्लस a लिखा है, मुझे कॉस चाहिए 6n, मैं क्या करूँ यहाँ पर, तो 6n बन जाए, तो यहाँ पर मैं a = 5 लेता हूँ, तो a की वैल्यू अगर 5 लेता हूँ तो 5 + 1 6 बन जाएगा और 6n अपने आप फर्स्ट टर्म मुझे मिल जाएगी। ओके, तो चलो, तो a की जगह पे जहां जहां a है वहां वहां मैं 5 लिखूंगा, देन 1 + 5 ओके रेज टू n इज इक्वल टू NC0 क्या होगा, ये तो ऑलरेडी NC0 हमें पता है, तो 1 आएगा, फिर NC1 क्या होगा, सोचो n फैक्टोरियल अपॉन n - 1 और इंटू 1, तो n - 1 यानी n फैक्टोरियल है, तो n - 1 फैक्टोरियल होगा, n - 1 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, तो क्या आएगा वहां पर n आएगा। ओके, और a की जगह पे क्या लिखता हूं मैं 5, तो 5n हो जाएगा, प्लस यहां पर NC2 को ऐसे ही रखते हैं 5 का स्क्वायर यहां पर, ओके, प्लस कंटिन्यू चलता जाएगा, थर्ड टर्म अगर लिखनी है तो NC3 ओके, और 5³ होगा, यहां पर एक a² के बाद एक क्यूब आएगा, चलो कंटिन्यू चलता जाएगा, लास्ट टर्म में क्या आएगा NCN का आंसर क्या होता है 1, ओके, और लास्ट में 5n। क्लियर, चलो अब क्या करता हूं, यहां पर आप देख सकते हो 1 + 5n 6n होगा, और 5n को इस तरफ ला देता हूं तो -5n हो जाएगा, तो देखो ये टर्म मेरी हो गई 6n - 5n बन गई। ओके, अब क्या बाकी बचा 1 प्लस यहां पर NC2 को ऐसे ही रखते हैं अभी, और 5², तो अभी सभी में से मैं 5² कॉमन निकाल लेता हूं। ओके, यहां से सभी टर्म में से मैं क्या करता हूं 5² कॉमन, तो इसमें से 5² कॉमन निकल गया तो NC2 प्लस इसमें से 5² निकल गया तो NC3 × 5 प्लस कंटिन्यू चलता जाएगा, लास्ट टर्म में से अगर 2 पावर निकाल देता हूं तो क्या होगा 5n - 2। ओके, चलो अब 6n - 5n = 1 + 5² कितना होगा 25, और ये जो टर्म बनी उसको मैं कह देता हूं k, where k = NC2 + NC3 × 5 प्लस कंटिन्यू चलता जाएगा 5n - 2। ओके, चलो तो k की वैल्यू हमने लिख ली, इसका मतलब कि अगर अरेंजमेंट 25k + 1 लिखूं तो 6n - 5n को मैं 25 से, इस नंबर को अगर 25 से डिवाइड करूंगा तो ये नंबर 25 डिवाइड हो जाएगा, फिर ये टर्म नीचे आएगी, क्या रहेगा 1, इसका मतलब कि अगर इस नंबर को मैं 25 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या बचता है 1, तो हो गया हमारा प्रूफ। ओके, तो इसी तरह हमारी पूरी एक्सरसाइज भी है। कैसा लगा स्टूडेंट्स, बहुत इजी है ना। हाँ, सिर्फ हमें ये जो पैटर्न यूज करनी है वो पैटर्न हमारे दिमाग में प्रॉपर बैठनी चाहिए। ओके, अगर वो बैठ गई तो आप इस चैप्टर के सभी सम्स बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, और करना स्टार्ट कर देना है एक्सरसाइज नंबर 8.1। ओके, अगर कोई डाउट हुआ तो